बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ सवालात उठा रही है। अदालतों के अंदर और अदालतों से बाहर गिले शिकवे करती नजर आती है कि उनके खिलाफ मुकदमात के फैसले यकतरफा किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बायस्ड हो चुका है, इसलिए बल्ले का निशान भी उनसे छीना जा रहा है। आज लंबी प्रोसीडिंग हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कल इस पर दोबारा समाअत होगी। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलता है या तहरीक इंसाफ को किसी नए निशान की तरफ जाना होगा। दूसरा एतराज़ तहरीक इंसाफ ये उठा रही है कि वो जजेस जिन्होंने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले दिए थे, पनामा स्कैंडल जब सामने आया उसके बाद जो मुकदमात बने, उन मुकदमात के फैसले देने वाले जजेस को सुप्रीम कोर्ट से निकाला जा रहा है। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के बाद बड़ा इस्तीफ़ा जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का था, जिसे सदर मुमलिकत ने मंजूर भी कर लिया। अगरचे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की तरफ से किसी ऐसी शिकवे शिकायत का इजहार तो नहीं किया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ ये सवालात उठा रही है कि अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना थी, इसलिए उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के मुखालफिन कहते हैं कि ये जजेस, इनको पता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इसलिए ये अपने आप को अलग कर रहे हैं ताकि अपने आप को किसी कार्रवाई से बचा सकें। तो दूसरी तरफ अगर बल्ले का निशान कल दोबारा इस प्रोसीडिंग में तहरीक इंसाफ को मिल जाता है तो फिर ये सारी जो एक अरसे से काफ़ी दिनों से एक माहौल बना हुआ था कि पीटीआई के पास अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो नए निशान के लिए उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में पूछेंगे इरफान कादर साहब से कि आखिर जो जजेस के इस्तीफे आ रहे हैं, क्या मुस्तकबिल में कोई और इस्तीफ़ा भी आ सकता है? और फिर ये मुल्क की आला अदलिया पर जो सवालात उठ रहे हैं, इससे अदलिया की साख किस हद तक मुतासर होगी? और प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के मारूफ कानूनदान जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के रहनुमा जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब, और उनके साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकील मिशाल यूसुफ जई साहबा। उनसे भी पूछेंगे कि जो आज समाअत हुई, क्या वकला की, पीटीआई के वकला की तैयारी नहीं थी? और ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बल्ले का निशान छीना चाहती है, ये किस हद तक दुरुस्त है? इरफान कादर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। इरफान साहब, ये बताइएगा कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया, फिर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था वो मुस्ताफ़ी हो गए। जो उनके हमायती हैं वो सोशल मीडिया पर एक कंपेन चलाए हुए हैं कि जजेस जो हैं वो तमाम जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की लीडरशिप है, उनके जो मुखालफीन हैं या जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले दिए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से निकालने की कोशिशें हो रही थी, इसलिए ये जजेस मुस्ताफ़ी हुए हैं। जी, ये मैं ये समझता हूँ कि इसलिए मुस्ताफ़ी हुए हैं कि वो जो मुज़ाहिर नकवी हैं उनके खिलाफ तो ये केस था कि उनके असासाजात जो हैं उनकी ज़राए आमदन से बहुत ज़्यादा हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको मौका दिया था कि वो आके तो अपने जो एक्सप्लेन करें असासाजात कि उन्होंने कैसे ये असासाजात जो हैं वो बनाए हैं। और उन्होंने उस पर कहा कि जी आप हमें ओपन हेयरिंग दें। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनकी बात मानी और उनको ओपन हेयरिंग दी। अब जब ओपन हेयरिंग जब होनी थी जिस दिन, उस दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिससे लगता है कि उनको खदशा था कि वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकेंगे और गालिबन उनको लग रहा था कि वो निकाले जाएंगे। तो कबल इसके कि वो निकाले जाते, उन्होंने सोचा कि बेहतर यही है कि मैं खुद ही इस्तीफा दे दूं। तो ये वजह थी उनके इस्तीफा देने की। अपेरेंटली उन्होंने गो के अपने इस्तीफे में लिखा है लफ्ज ड्यू प्रोसेस का, और कोशिश की है बताने की कि उनको गालिबन ड्यू प्रोसेस नहीं मिल रहा, इम्प्लाई किया है कि ड्यू प्रोसेस नहीं मिल रहा, लेकिन ड्यू प्रोसेस तो मिल रहा था उनको। जो वो कह रहे थे उनकी बात मानी जा रही थी, उनको तो पूरा मौका दिया जा रहा था अपनी सफाई पेश करने का। उन्होंने खुद ही उस चीज से जब वो हट गए, अपने आप को राह फरार इख्तियार की, तो उससे फिर इम्प्रेशन तो यही गया कि उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी और वो बंद गली में आ गए थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जो दूसरा इस्तीफा है जस्टिस एजाजुल एहसन का, जस्टिस एजाजुल एहसन जो थे वो बहुत ज्यादा एक ही कैंप के जजेस के साथ इकट्ठे, उनके साथ मुंसलिक हुए थे। खास तौर पे मुज़ाहिर नकवी के साथ जब वो इकट्ठे बैठे हुए थे जी। और कुछ ऐसे मामला थे जिन पे कुछ ऑडियो टेप्स भी लीक हुई, तो उसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया, जिसका कि दूर दूर का ताल्लुक उस केस से नहीं था, इलेक्शन से भी नहीं था। और इनके साथ मिक्सड अप थे वो जो चीफ जस्टिस हैं पिछले, वो जो बंदयाल साहब हैं, वो साथ मिक्सड अप हुए थे।
और वो अपनी मर्जी के बेंचेस बना के उन्होंने सारे सुप्रीम कोर्ट को होस्टेज किया हुआ था, यरगमाल बनाया हुआ था। और इसीलिए उस वक्त का जो पार्लिमान है, असेंबली है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करने के लिए और चीफ जस्टिस के क्लचेस से आज़ाद करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो कानून बनाया, ताकि पावर जो है वो डिवाइड हो सुप्रीम कोर्ट जजेस में। फर्दे वाइज जो है सारी अथॉरिटी ना एक्सरसाइज करता रहे बेंचेस बनाने की। तो इस सारी चीज में और ये मुख्तलिफ चीफ जस्टिस के साथ जो भी रोल रहा जस्टिस एजाजुल एहसन का, उस पर जो जो ऑडियो लीक्स आई सामने, उससे लगता था कि उनको भी खदशा है कि वो भी किसी स्टेज पे कंप्लेंट आ सकती है और वो भी निकाले जाएंगे। और गालिबन उसी से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने इस्तीफे में अगर आप देखें तो कोई जवाब पेश नहीं किया, कोई रीजन नहीं दिए। लेकिन इरफान कादर साहब ये तासर क्यों पैदा हो रहा है कि जिन लोगों ने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले दिए थे पनामा केस के हवाले से, जो मॉनिटरिंग जज थे, उन्हें निकाला जाना था, उन्होंने निकलना ही था बिल आखिर, इसलिए वो मुस्ताफी हो रहे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अलग किया जाना था। हाँ, तो उन्होंने निकलना तो था ना, क्योंकि उन्होंने जो फैसले दिए हैं वो तो कानून के सरियन खिलाफ थे, जो कि साबित भी हो गया था। यानी पूरी हुकूमतों को गिरा दिया उन्होंने। एक मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया, वफाकी हुकूमत पूरी गिरा दी। उसके बाद उन्होंने पंजाब से हमजा शहबाज की हुकूमत गिरा दी, और दोनों में जो मंतक दिया वो आइन के बिल्कुल मुनाफी था। तो इस तरह के फैसले जो कि आउटराइट कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन के थे, उसी से वो घबराए हुए थे, क्योंकि उनको ये भी तकलीफ थी कि मियां साहब एक्विट क्यों हो गए हैं। क्योंकि जब वो उनका एक्विटल हुआ है तो उससे पनामा केस जो उसकी साख तो जीरो हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ताहयात नाअहल किया था, और फिर जो एलिगेशंस लगी वो उन एलिगेशंस पे भी वो सब पे बरी हो गए। तो ये एक खौफ तो उनको था ना कि अगर वो समझते कि उन्होंने सही फैसले किए हैं, और अगर वो समझते कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला गलत है, और अगर वो समझते कि उनकी नाअहली सही उन्होंने की थी, तो फिर वो उनको चाहिए था ये लिखना कि जी मियां नवाज शरीफ के दौर में अब जैसे जैसे उनका दौर आ रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट से हमें खैर की तवक्को नहीं है, लेकिन उसकी ठोस वजह तो लिखनी चाहिए थी ना कोई वजह लिखी, ना कुछ लिखा, खामोशी से वो छोड़ छाड़ के चले गए हैं। तो मेरा ख्याल है उनके पास कोई भी ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। वो अपने आप को उन्होंने बंद गली में महसूस पाया और वो फौरन वहां से भागने की उन्होंने। इरफान कादर साहब, मुझे याद है आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि साकिब निसार साहब हों, आसफ सईद खोसा साहब हों, उस ज़माने के जो फैसले किए जा रहे थे, जिस तरीके से फैसले सामने आए, उन्होंने आपने उन्हें गैर आईनी गैर कानूनी भी करार दिया था। साथ ये भी कहा था कि कल मुस्तकबिल में इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जो रिटायर्ड हो गए, आखिर कसूर तो उनका भी था, वो असल फैसले तो वो कर रहे थे। ये साथी जजेस आज मुस्ताफ़ी हो जाएं, लेकिन जो करने वाले थे वो आराम से रिटायरमेंट के बाद साइड पे हो गए। ये मैंने कहा था कुछ जजेस के बारे में, लेकिन आसिफ खोसा के बारे में मैंने ये बात इसलिए नहीं की थी कि आसिफ सईद खोसा ने कभी भी बेंचेस अपने दौर में अपनी मर्जी के उस तरह से नहीं बनाए थे जिस तरह से साकिब निसार ने बनाए और जिस तरह से ये बंदयाल ने बनाए थे। जी। तो ये एक डिस्टिंक्शन थी आसिफ खोसा की, तो इसलिए मैंने आसिफ खोसे का नाम तब नहीं लिया था। लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब थे साकिब निसार साहब, अगर आज एजाजुल एहसन साहब आप समझते हैं कि उस वक्त गलत फैसले कर रहे थे या गलत फैसलों में साथी थे, तो साकिब निसार साहब तो आराम से रिटायर हो गए। किसी ने ना उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई, ना कोई मुकदमा लेकर गया, उन्हें तो कुछ ना हुआ इस सारी सूरत हाल में। वो आवाज़ जो है ना वो उठ रही है उनके खिलाफ, उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। असल में इन्होंने ना एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ कर दी है कि जनरल मुशर्रफ के बारे में जो एक ऑर्डर आया था जिसमें उनको सजाए मौत की तरफ ले गए थे, क्योंकि उन्होंने 30 जज निकाले हैं। तो अगर वही मंतक आपने लगाना है तो जब वो जजेस पे वो मंतक लगेगा तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी कि उन्होंने अगर 30 जज निकाले तो उनको ये वाली सजा इन्होंने कहा कि दे दें। तो इन्होंने जब 70 जज निकाल दिए और वो जो पीसीओ जजेस ने कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस निकाल दिए, और फिर इन्हीं जजेस ने हुकूमतों को गिराया, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गिराई, फिर पीएमएलएन की गवर्नमेंट गिराई। तो आप मुझे बताएं कि वो सारे मामले जो हैं वो क्या ट्रीजन के जुमरे में फिर नहीं आएंगे? और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो बहुत सारी बातें बाद में कुछ जजेस के बारे में आई, तो वो भी अगर आज आ जाती हैं तो इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस चीज़ का भी फैसला होना है कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स हैं ये हाजिर सर्विस जज के खिलाफ हो सकती हैं या इसमें रिटायर्ड भी इसके जुमरे में आते हैं। और मेरे ख्याल में रिटायर्ड इसलिए इस जुमरे में आ जाते हैं कि
दो चीजें उन्होंने देखनी है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने दो चीजें डिटरमिन करनी है। एक, उन्होंने डिटरमिन करना है कि क्या ये शख्स अहल है कि ये जज रह सके, यानी इसकी मेंटल कैपेसिटी या फिजिकल कैपेसिटी ऐसी है कि ये जज रह सके। और दूसरा है कि क्या इसने मिसकॉन्डक्ट किया। तो मिसकॉन्डक्ट जो है वो इस तनासब से डिटरमिन होगा कि जब वो जज था उसने कोई ऐसी चीज की, इसने, क्योंकि जज रिटायर होने के बाद भी जज साला साल बहुत बड़ी पेंशन लेता है, बहुत मराहत लेता है, उसकी फिर बेवा को बहुत मराहत मिलती है, फिर आगे से उनकी बेटियों को मराहत मिलती है। तो ये एक बंदे ने अगर मिसकॉन्डक्ट किया हो तो ये जज के तौर पे ये जो मराहत है किस तरह उसकी रह सकती है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ये जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है उसको देखने पड़ेंगे। और इस तरफ कुछ ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं जिससे लगता है कि आने वाले दिनों में जो माजी के जजेस हैं जिन्होंने के बड़े फैसले इस तरह के कर दिए जिसमें कि आइन की वायलेशंस हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि खतरे की घंटी तो उनके लिए भी फिलहाल बज रही है। तो इरफान कादर साहब, आपको लगता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को भी बुला सकती है? उनके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट आएगी या उनके खिलाफ कुछ ऐसे शवाहिद आएंगे तो बिल्कुल मेरे तो ख्याल में वो बुला सकते हैं, क्योंकि देखना ये है कि अपने दौरे जजी में या दौरे चीफ जस्टिस में उन्होंने कोई मिसकॉन्डक्ट किया, और वो जो क्लॉज 5 है आर्टिकल 209 की क्लॉज 5B, उसके तहत मिसकॉन्डक्ट जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज का देख सकती है। उस वक्त जब वो जज था, रिगार्डलेस के वो रिटायर हो गया कि नहीं हो गया, देखना ये है कि जो शवाहिद उसके खिलाफ है मिसकॉन्डक्ट के, वो उस वक्त के हैं जब वो जज था। वो खा रिटायर भी हो जाए, वो वाला मिसकॉन्डक्ट जो है उससे वो बरी-उज़्ज़िम्मा नहीं करार दिया जा सकता सिर्फ इस वजह से कि वो रिटायर हो गया। मियां नवाज शरीफ के मुकदमे में जो है वो निगरान जज गैर आईनी था मुकर्रर करना? मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर आईनी था, गैर कानूनी था, और वो जो GIT बनाई थी वो भी गैर कानूनी थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीम्स जो है वो तो बनाई जाती हैं स्टैट्यूट्स के नीचे, और इन्वेस्टिगेशन करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट का तो काम ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम तो एडजुडिकेशन की हद तक है, ना तो वो प्रोसिक्यूशन में जा सकते हैं ना वो इन्वेस्टिगेशन में जा सकते हैं। और नैब उस केस में तो पनामा केस में ये जो मॉनिटरिंग जज थे इजाजुल एहसन, ये तो प्रोसिक्यूशन को भी मॉनिटर कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन को भी, और नैब का रोल भी तकरीबन इन लोगों ने खुद ही अपने ऊपर, यानी वो नैब का रोल भी खुद ही करना शुरू कर दिया था, जो कि ये कर ही नहीं सकते थे। इरफान कादर साहब, आज की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट की आपके सामने होंगी। PTI के जो हामी हैं वो कह रहे हैं कि शायद बल्ला छीनने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। आपको लगता है आज की प्रोसीडिंग के बाद कि PTI के पास इंतखाबी निशान बल्ला रहेगा, और क्या रहना चाहिए? देखें, मैंने एक चीज देखी है पाकिस्तान की, अगर आप तारीख देखें तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जो मार्जे वजूद में आई हैं उनके लीडरान जो है वो मुल्क छोड़ के गए हैं, उनको डिस्क्रेडिट भी किया गया, कुछ को फांसी भी दी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन उनकी सियासी जमातें जो है ख़त्म नहीं हुई। पीपल्स पार्टी जो है वो बावजूद इसके कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी और वो रॉन्ग साइड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट थे, लेकिन पीपल्स पार्टी तो कायम है। PMLN जो है उसके भी बहुत सी टेंशन हुई, सब कुछ हुआ, मियाँ साहब मुल्क से बाहर भी गए 2 दफा, लेकिन मियाँ साहब की जो PMLN है वो भी कायम है। तो MQM भी आज भी कायम है। MQM के भी जो बानी है उनका भी बहुत सख्त टेंशन थी, सब कुछ था, लेकिन MQM अपनी जगह पे जो बनी थी वो इतने सालों में वो भी खत्म नहीं हुई। तो PTI उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ एक बड़ी जमात है, तो मुझे नहीं लगता कि PTI जो है वो एज अ पार्टी खत्म हो जाएगी। और इसलिए अगर वो बल्ला चाहते हैं और इलेक्शन में जाना चाहते हैं तो मुझे तो इसमें कोई यानी कानूनी सुकम नजर नहीं आ रहा कि क्यों ना उनको बल्ला मिल जाए। यानी आप समझते हैं उनको इंतखाबी निशान बल्ला मिलना चाहिए? मैं समझता हूं कि कोई वजह नजर नहीं आती मुझे कि क्यों उनको बल्ला ना मिले। अगर वो वाकई वो PTI वाले ये मांग रहे हैं, बल्ले का निशान मांग रहे हैं, तो उनको क्यों इससे इनकार किया जाए। ये मैं समझता हूं कि कानूनी तौर पर उनको बल्ला जो है वो अगर वो मांग रहे हैं तो उसमें कोई अमर माने होना नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो उनका बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला किया था उसमें कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, जबकि बाकी जो सियासी जमातें हैं वो भी ऐसे इंतखाबात करवाती हैं। PTI अकेली को इस हवाले से पकड़ना दुरुस्त बात है? हाँ, अगर ये इम्प्रेशन जा रहा है कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है तो ऐसा करना इलेक्शन कमीशन के लिए हरगिज दुरुस्त नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब, मुल्क के मारूफ कानूनदान, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। और हम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं।